नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी का एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान को और देखेंगे कि इसके मेन पार्ट क्या हैं। ये जो वीडियो है भारतीय संविधान के बारे में, बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम इसके मेन पार्ट्स देखेंगे कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। और उसके साथ में हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनको याद करने के बाद आप एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं करने वाले हैं, एक भी प्रश्न भूलने नहीं वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की तरफ कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। पॉलिटी के टर्म्स में ना जाते हुए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी अगर गेम खेलते हैं तो उस गेम को हमें कुछ सेट रूल्स के अंडर में खेलना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने कोई भी नियम बना लिए, कोई भी खिलाड़ी कुछ भी कर रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है, नहीं। उसके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं और उन रूल्स को मनवाने के लिए वहाँ पर लोग होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई सोसाइटी भी है या कोई कंट्री भी है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कुछ भी करने लगेंगे, है ना। उनके लिए एक प्रॉपर रूल्स होते हैं। आपको पता है कि हमारी कंट्री है जो मेन किन तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। हमारी कंट्री मेनली डिवाइडेड है लेजिस्लेशन में, ठीक है, जुडिशरी में और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स में, है ना। तो आपकी लेजिस्लेशन क्या करती है, वो आपके देश के क्या बनाती है, कानून बनाती है ना। और जुडिशरी जो है वो उन कानूनों को देखती है क्या वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे देश के रूल्स के हिसाब से सही बने हैं या नहीं बने हैं। वो हमारी कौन देखती है, न्यायपालिका देखती है। और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या देखते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं वो उनका सही तरीके से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको सही तरीके से देश में लागू कैसे करना है। तो वो हमारा काम देखते हैं एग्जीक्यूटिव। और ये तीनों लोग किसके लिए काम करते हैं, हम सिटीजन्स के लिए, बेसिकली देश के नागरिकों के लिए। तो ऐसा जो नियम जो देश की जनता और देश की जो सरकार है, ये जो देश के जो तीन मेन पार्ट्स हैं जिनके अनुसार हमारा देश चलता है, जिनके हाथों में हमने अपनी देश की बागडोर सौंपी है, तो उनके बीच का ये जो संबंध है, जिन रूल्स, ठीक है, जिन रूल्स जिन पॉलिसीज के अंडर में चलता है, जिन पावर्स को देखते हुए चलता है, उन सेट रूल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बुक बना दी है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया है जिससे कि कभी भी हमारे देश में कोई अव्यवस्था ना फैले। सिटीजन्स को पता हो उनके राइट्स क्या हैं, जिससे सरकार को पता हो कि उनको किन नियमों के तहत रहकर ही अपनी जो सेवाएं हैं वो हमारी देश की जनता को देनी है। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है देश में तो क्या करना है। तो इस तरीके से आपको देश को चलाने वाला एक जो सुप्रीम लॉ है, ठीक है, एक जो सुप्रीम लॉ है वो बेसिकली हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत हमारा देश जो है वो पूरा गवर्न किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ। ये बात आपको याद रखनी है, एक सुप्रीम लॉ के साथ फंडामेंटल लॉ, मौलिक आपका जो एक कानून है किसी भी कंट्री का, जो कि क्या सेट करता है, फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो सरकार के विभिन्न तंत्र हैं, जो विभिन्न अंग हैं जो सरकार के, वो सब कैसे काम करेंगे हमारी देश की जनता के लिए। तो वो जो आपके एक फंडामेंटल लॉज हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उन सबको सब एक किताब में लिख दिया गया और उनको हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ठीक है। अब जो भारत का संविधान है वो कुछ तीन चीजों से मिलकर बना है। बेसिकली उसमें तीन चीजें हैं, क्या हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे भी, लेकिन एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। वो है हमारे पार्ट्स, आर्टिकल्स,
और शेड्यूल्स। ठीक है, अगर हमने ये 3 चीजें पढ़ ली, मतलब बेसिकली इन्हीं 3 चीजों के अंदर ही हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। इन्हीं 3 चीजों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है वो कि अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे लिए 26 नवंबर 1949 की जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो है हमारा भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारत का जो संविधान है इस दिन हमारा बनकर पूरा तैयार हुआ था, है ना। 26 नवंबर को हमने भारत के संविधान को तैयार कर लिया था और इसीलिए इस दिवस को हम किस रूप में बनाते हैं? संविधान दिवस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह से हम मनाने लगे हैं, या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। यानी 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन क्या जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ था उस दिन लागू भी हो गया था पूरे देश में? क्या पूरा देश उसी के अनुसार चलने लगा था? नहीं, हमारा देश का ये जो कानून है वो हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, है ना। और 26 जनवरी का ही दिन हमने क्यों चुना? वो 26 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उसी दिन को याद करते हुए हमने 26 जनवरी के दिन को चुना और हमने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश को समर्पित करेंगे और पूरे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लागू करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये चुना। अब ये इतना टाइम हमें लगा क्यों कि तब हमने वो बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, उसके बाद लागू हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है, इंडिया हमारी इतनी बड़ी कंट्री है कि जिसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं। तो इन सब को देखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो नॉर्मली आपको पता है कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर सबसे लिखित बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करी जाएगी तो वो हमारा कौन सा संविधान है? हमारा खुद भारत देश का संविधान है। इसको बनाने में हमें लगा था बहुत टाइम। कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो आपको याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने समय में हमारे देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। और जो शुरुआत की जो कॉपी बनी थी वो पूरी कैसी थी? आपकी हैंड रिटन थी, है ना। उसको लोगों ने हाथ से लिखा था, हाथ से अलग से आर्टिस्ट आए थे, उसकी पूरी कैलीग्राफी करी गई थी, उसको अलग से सजाया गया था। शांति निकेतन से आर्टिस्ट बुलाए गए थे कि उसको हमको सजाना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने उस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपने हाथों से लिखा था? तो वो है हमारे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, प्रेम बिहारी। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। इन्होंने अपने हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा था। ओके, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पर बना था, ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पर वो बना था और अब के उसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क है। क्योंकि जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर उसमें 395 आर्टिकल्स थे। अभी हमने बात करी ना, कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो जो उस टाइम पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट थे। लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल्स आपके 8 से 12 हुए हैं और जो आपके पार्ट्स हैं वो 22 से 25 हुए हैं और आर्टिकल्स आपके बढ़ बढ़कर 395 से 448 हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, वो है हमारा प्रीएम्बल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना भी बोलते हैं। आपको पता होगा कोई भी चीज आती है तो वो एक मैनुअल के साथ आती है कि भाई आखिर आपको उसको यूज कैसे करना है ना। रेफ्रिजरेटर भी आएगा तो उसके साथ में एक छोटा सा मैनुअल होगा कि आपको कभी कोई दिक्कत हो, कुछ हो, तो आप इस मैनुअल का साथ लेकर कोई ना कोई अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। एक आपका बेसिकली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह हो गया।
तो इसी तरीके से हमारा ये प्रियम्बल है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मैनुअल है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, क्योंकि प्रियम्बल का मतलब ही होता है जो चीज सबसे आगे चले, है ना, इंट्रोडक्शन की तरह से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो है हमारा प्रियम्बल, और इसमें आपकी पूरी एक तरीके से भावना अंतर्निहित है कि कैसे जो हमारा देश है उसको चलाया जाएगा। वो जो मेन फील है वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर है। क्या दर्शाता है ये, हमारा उनका इंटेंशन दर्शाता है कि हमारे फ्रेमर्स ने बनाया किस मकसद से बनाया, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, हमारी जो कोर वैल्यूज क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, क्या चीज हम समर्पित करना चाहते हैं देश को, देश की नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज है इसमें। फिर ये जो हमारा प्रियम्बल था वो इंस्पायर्ड किससे है, वो किससे लिया गया है, तो वो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 में। बन ये भी 1946 को गया था, लेकिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में प्रियम्बल इसमें जोड़ा गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल क्या है, कैसे है, सब कुछ है। अभी हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इसलिए इसको बस हम एक थोड़ा सा नॉर्मल इंफॉर्मेशन के तौर पर देख रहे हैं, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से मेन बातें हैं, कौन से मेन पार्ट से ये मिलकर बना है। अभी हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब कितने पार्ट्स हैं, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हो गए हैं। पहले 22 थे, तो अब इसमें जो है +3 पार्ट हो गए हैं, मतलब कि 3 पार्ट्स का इसमें क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, 3 पार्ट्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं आपको इन पार्ट्स को, भले ये 25 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट पर फटाफट से एक ट्रिक से याद करा दूंगी, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि आपके पार्ट्स, मेन पार्ट्स कौन से हैं। तो पार्ट 1 आपकी इसकी यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करता है, जो कि आपके आर्टिकल 1 से 4 तक के बीच में इसमें कहे गए हैं। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज मतलब कि भारत का कौन कौन सी राज्य है, या राज्यों के लिए हमें क्या करना चाहिए, भारत के कौन कौन से भाग हैं, कहाँ कहाँ पर उसकी टेरिटरीज है। ठीक है, पार्ट 2 बात करता है उसकी नागरिकता के बारे में, उसके सिटीजन्स के बारे में। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोल्ड में लिखे हैं ना, वो आपको एकदम याद रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और इन इंडिविजुअल पार्ट्स को हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स यानी आपके मौलिक अधिकारों के बारे में है। पार्ट 4 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, यानी कि सरकार को कुछ गाइडेंस दी गई है कि उनको देश की जो सरकार है या देश की जनता के लिए कानून, इन बातों को ध्यान में रखकर बनाना है। पार्ट 4A है, ठीक है, जिसमें भी आपका ए आ गया है ना, तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट करके बनाया गया है, वो बाद में जोड़ा गया है। तो ये पार्ट 4 है, आपका बाद में जोड़ा गया है, और इसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे नागरिकों के लिए बनी है कि उनके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति। इसके बाद पार्ट 5 में हम बात करते हैं यूनियन यानी संघ के बारे में, कि उस संघ की जो है वो क्या क्या उसमें चीजें होंगी, और उन लोगों का चुनाव कैसे कैसे होगा, उनको क्या क्या पावर्स दी जाएंगी। पार्ट 6 में हम बात करते हैं स्टेट्स के बारे में। सेम जैसे यूनियन के हमने पावर्स दी हैं, उनके लोगों को चुनते हैं, उसी तरीके से स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट 7 जो कि है हमारा स्टेट्स इन द पार्ट भी, ये हमारा जो है वो रिपील हो चुका है पार्ट 7। ओके, पार्ट 8 जो है उसमें हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। पार्ट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पंचायत की बात करते हैं, कि जो आपने सुना होगा ना, पंचायत चुनाव अभी हुए थे हाल ही में, तो इसलिए हम इसमें पंचायतों की बात करते हैं। पार्ट 9A ये भी हमारा अमेंडमेंट है, आपको याद रखना, पंचायत के नीचे हमारा दूसरा अमेंडमेंट है, जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका की बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्ट 9B जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 10 जिसमें हम शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं। पार्ट 11 जिसमें कि हम यूनियन और स्टेट के बीच में रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्या क्या उनकी पावर्स है, कब यूनियन को पावर है किन क्षेत्रों में, स्टेट को पावर किन क्षेत्रों में है,
उनकी बात करते हैं। पार्ट 12 में हम बात करते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 13 में हम बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की, ट्रेड एंड कॉमर्स देश में कैसे चलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 14A ये हमारा अगला, ये भी एक अमेंडमेंट है जिसमें कि हमने ऐड किसको किया, ट्रिब्यूनल्स को, न्यायाधिकरण को ऐड किया है। पार्ट 15 में हमें बताया है इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, क्या उसकी सारी जो तरीका है वो उन्होंने पार्ट 15 में बताया है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेशन टू द सर्टेन क्लासेस, ठीक है, कुछ स्पेशल क्लासेस को इन्होंने क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं वो बताया है। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी राजभाषा और के बारे में बताया है कि किस भाषा में हमारा जो है वो कार्य होगा। फिर पार्ट 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरीके की हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, वो कब लगाई जा सकती है, कैसे लगाई जा सकती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 19 मिसलेनियस। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है आपको। पार्ट 20 है ना, कि कैसे हमारे देश में कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई बदलाव करना है तो वो कैसे करेंगे हम। पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट ऑथोरेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। ओके, तो ये थे आपके 22 पार्ट जो कि अब 25 हो चुके हैं बीच में अमेंडमेंट के बाद। तो अब इनको याद कैसे करना है, ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई क्योंकि 25 पार्ट को वो भी सीरियल से याद रखना, वैसे तो नॉर्मली याद भी रख ले कोई, बट सीरियल से याद रखना एक दिक्कत है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है एक छोटी सी ट्रिक। तो वो क्या है, तो आपको करना है क्या है, ये जो मैं आपको इनिशियल से याद कराऊंगी, ये जो इनिशियल्स लिखे हैं ना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, ये तो ये, और इनके फर्स्ट लेटर से क्या बनता है वो आपको बताऊंगी, और ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको लगातार याद रखना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि फोर्थ के बाद क्या आता है, 4A है ना, 9 के बाद क्या आता है, 9A 9B है ना, और 14 के बाद क्या आता है, 14A। तो ये आपको 3 अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। तो उसके फटाफट से हम शुरू करते हैं। आपकी ट्रिक क्या है, फर्स्ट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US। ओके, इसके आगे भी एक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, और 2 इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, 2 आपको अपने आप से बोलना है, टू UP, फिर टू मीट श्याम एंड राम। इतना यहां तक आप याद कर लेंगे तो आपको जो 11 जो पार्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। फिर से एक बार चलते हैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, तो यू से क्या बन गया, यूनियन, कैन से क्या बन गया, सिटीजन, फ्लाई से फंडामेंटल, डायरेक्टली के डी से आपको समझ में आएगा DPSP, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम बोलते हैं DPSP, तो वो हो जाएगा। FR से क्या ले लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, U से यूनियन, S से स्टेट्स, याद हो गया, वेरी इजी। एंड 7th पार्ट जो है वो आपका रिपील्ड है, ये आपको याद रखना है। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, US से कहाँ आ रहे हो डायरेक्टली आप, UP, किससे मिलने के लिए, टू मीट श्याम एंड राम। तो U से फिर से क्या आ गया, यूनियन टेरिटरी, P से हमारा आ गया पंचायत, फिर 9A यहाँ पर आ गया 9A, 9A में क्या आ गया, म्यूनिसिपैलिटी, 10वें में हमारा क्या आ गया, शेड्यूल्ड ट्राइब, और SH से आपको शेड्यूल्ड ट्राइब याद रखना है, और RA से आपको क्या रखना है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप से याद आ जाएगा आपको कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की ही बात है, तो वो ओके। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट राम एंड टू मीट श्याम एंड राम। ओके, श्याम पहले है, ये भी याद रखना, राम ऊपर मत कर दीजिएगा। यहां तक आपके ये पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब कौन बचा, फ्रूट, दूसरा आपको याद करना है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, फ्रूट्स आपके मीठे ही होते हैं खाने में, तो वही आपको याद रखना है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन, है ना। तो फ्रूट से F से क्या हमारा बन गया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स, T से हमारा बन गया ट्रेड एंड कॉमर्स, S से हमारा बन गया सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, T से आपको याद रख लोगे ट्रिब्यूनल्स, E से याद रख लोगे इलेक्शंस, S से याद रख लोगे स्पेशल प्रोविजंस, तो उसका स्पेशल, एंड O से याद आ जाएगा आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इजी, फ्रूट टेस्ट स्वीट्स टू ईट सो ऑन, इतना आपको याद हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट आपके जो है बचे हुए हैं वो आपके 18 से 22, तो इसके लिए आपको ये 3 बातें याद रखनी है, क्या, ईच मैगी एज टेस्टी स्नैक, बहुत सिंपल है ये तो E से आपको याद हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, M से आपको पता चल गया मिसलेनियस, A से आपको पता चल गया अमेंडमेंट,
ठीक है, वैसे भी पार्ट 20 आपको अपने आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, याद हो जाएगा कि पार्ट 20 हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आपको ए से अमेंडमेंट याद रखना है, तो वो पार्ट 20 में है। टी से आपका हो गया टेम्परेरी ट्रांजिशनल, और एस से हमारा हो गया शॉर्ट टाइटल। वेरी सिंपल, ठीक है। ईट मैगी एस टेस्टी स्नैक, तो ये तो आपका एक बहुत ही इजी सी ट्रिक जिससे कि आप याद करके पूरे के पूरे 25 जो पार्ट्स हैं वो याद कर सकते हैं, जिनको कि अभी हम बाद में और डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी बात आती है शेड्यूल्स की, जिनको कि हम क्या कहते हैं, अनुसूची, अनुसूचियां भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि आर्टिकल्स में, पार्ट्स में हर बात हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे वो नहीं लिख पाए। कोई कोई बातें उनको लग रहा था कि वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है, अगर इसमें हम ये चीज़ें और ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किए, शेड्यूल्स ऐड किए, जिसमें कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे पाएँ जो बातें ये हमारे आर्टिकल्स में या उसमें नहीं लिख पाए हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे शेड्यूल्स। तो हमारे शेड्यूल्स को इन्होंने डिवाइड किया है 12 पार्ट्स में। पहले मैंने बताया था ना 8 पार्ट में थे, हमने अमेंडमेंट करके उनको कर दिया है 12 पार्ट में। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि कौन सा शेड्यूल किसके बारे में, फिर उसके बाद में मैं आपको उनकी याद करने की एक बढ़िया सी ट्रिक भी बता दूंगी। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हम बात करते हैं जो भी हमारी लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की लिस्ट है, उसके बारे में। सेकेंड शेड्यूल में हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स, जो भी हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा हैं, उनके सबको कितना पैसा मिलना चाहिए, उसकी बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल में हम बात करते हैं ओथ, ओथ एंड एफर्मेशंस की, उनकी क्या क्या प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए कोई भी सीट अज्यूम करने से पहले। फोर्थ शेड्यूल में हम बात करते हैं राज्यसभा में कितनी कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, कितनी स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेंगी। फिफ्थ शेड्यूल में हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज की, कि शेड्यूल्ड एरियाज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए। सिक्स्थ शेड्यूल में बात करते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हो गए बट यहाँ पे ही हो गई अदर स्टेट्स। तो अदर स्टेट्स में हमारी ये जो है ये भी आप याद कर लीजिए, ATM, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आप ATM याद कर लीजिएगा, तो ATM है लेकिन डबल M है इस वाले ATM में। तो आपको अदर स्टेट्स जो हैं उनकी हम बात करें, क्योंकि अभी हम जब ट्रिक याद करेंगे ना तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको अदर स्टेट्स की तरह कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम 7 शेड्यूल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसमें हमारी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की बात होती है कि कौन सी चीजें, कौन से क्षेत्र कौन सी सरकार के अंडर में आएंगे और कौन से क्षेत्र दोनों के ही अंडर में होंगे। 8th शेड्यूल में हम बात करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है। 9th शेड्यूल में हम बात करते हैं रिफॉर्म्स और अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। यही हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था जिसके तहत ये 9th शेड्यूल हमारा ऐड किया गया था। फिर हम बात करते हैं 10th शेड्यूल, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गिवन टू पंचायत। 12th में हम बात करेंगे टू द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, यानी कि पुराना वाला जो हमारा PM था उसके आंसुओं को आपको याद करना है, क्योंकि वैसे ही इतना सारा कुछ पढ़ते पढ़ते आपके आंसू तो निकल ही आते होंगे, बट चूंकि अब मैंने आपको ट्रिक दे दी है तो अब वो आंसू आपके खुशी में बदल गए होंगे। तो इसलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। टी से हमारा क्या है, टेरिटरीज, तो स्टेट्स एंड टेरिटरीज की बात कर रहे हैं फर्स्ट में। ई से हमने क्या बनाया, इमोल्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। ए से ओथ एंड एफर्मेशंस, तो एफर्मेशन की बात कर रहे हैं। आर से राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीट्स कैसे दी जाएंगी उसकी बात कर रहे हैं। एस से हम बात कर रहे हैं शेड्यूल एरियाज की। ओ से मैंने बोला ना अदर शेड्यूल एरियाज कौन से हैं, ATM, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। एफ से हम बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो 7th नंबर पे है, मतलब कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। ओ से पे हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। एल से हम बात कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स की। डी से डिफेक्शन की। पी से पंचायत की एंड एम से म्यूनिसिपैलिटीज की। ओके, तो ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आपको एक नॉलेज
होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो अंदर के इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सपोज प्रीएम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो मेकिंग कैसी हुई है, अगर आपको वो सारे लेक्चर्स चाहिए और डिटेल्ड में चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो अच्छे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रिपेयर करूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।